हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 4 लेकर आया हूं, जिसमें मुख्य रूप से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। ये टोटल 25 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और ये वैसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो हमारी उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो डायरेक्टली बेसिस पे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हिट करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए यूजफुल है। ऑल ओवर इंडिया पीसीएस जस्ट लाइक जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं भारत में जितने भी पीसीएस एग्जाम हैं सभी के लिए। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी एवं आरआरबी से संबंधित सभी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी एवं जेई से संबंधित सभी एग्जाम, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी से संबंधित सभी एग्जाम, डिफेंस से संबंधित सभी एग्जाम जैसे कि एयरफोर्स XY ग्रुप, एयरफोर्स एफकैट, नेवी, एसएसआर, आर्मी एवं जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर जनरल साइंस विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर डायरेक्टली बेसिस पे आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उसे बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यदि जल का तापमान पहले 9 डिग्री सेल्सियस है, बाद में अगर इसे हम 3 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो इसमें क्या चेंजिंग्स आएंगे। ऑप्शन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, पानी जम जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, तो यहाँ आपसे 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। तो अगर हम 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर जाते हैं तो जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा, जब वो 9 से 4 के बीच में होगा तो वहाँ पे तापमान क्या होगा कि पहले उसका तापमान घटना स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का तापमान सबसे उच्च होता है, तो यहाँ फिर से तापमान जो है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ पड़ रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। यदि एक बीकर है, इसमें पानी भरे हुए हैं, इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा अगर तैर रहा है, अगर ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। ऑप्शन है, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। अगर कोई भी बीकर है या कोई भी सब्सटेंसेस है, उसमें अगर हम बर्फ़ के टुकड़े को डाल देते हैं तो बर्फ़ के टुकड़े का मोस्टली अगर देखें तो 1/10 भाग बाहर होता है, बाकी 9/10 भाग वो अंदर होता है। सेम सिचुएशन आइसबर्ग के साथ भी फॉलो होता है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जब बर्फ़ पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो जो बर्तन है या बीकर है उसमें पानी का तल हमेशा सेम रहेगा, ना कि उसमें किसी भी तरह का बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है, यहाँ जमा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के अंदर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। अगर हम जैसे ही पानी को एक बोतल लेकर उसमें अगर जमा देंगे तो जैसे ही वो जमना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा बढ़ना और फैलना स्टार्ट होगा, और फैलने के कारण बोतलें जो है वो टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और सड़क के जगह एक हम बर्फ पे चल रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर होगा? मोस्टली यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम एक बर्फ़ की सतह को अगर देखते हैं तो उसकी सतह काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है, जिसके कारण उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है ना के बराबर लग रहा होता है, घर्षण बल शून्य होता है, जिसके कारण उसमें हम काफ़ी ज़्यादा फिसलते हैं। जबकि एक रोड की सतह काफ़ी ज़्यादा खरदुरी होती है या बर्फ़ की अपेक्षा में खरदुरी होती है, जिसके कारण हम सड़क पर आसानी से चल रहे होते हैं, जबकि बर्फ़ पर चलने में गिरने की संभावना ज़्यादा होती है एवं घर्षण बल कम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? ऑप्शन है, पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो अगर एक नाव की हम बात करें, अगर नाव एक नदी में बह रहा है और वो अचानक समुद्र की ओर आएगा तो उसमें क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे होता ये चीज़ है कि अगर एक नाव है और वो क्या होता है ना कि जैसे ही नदी से वो समुद्र की ओर जाता है तो उसकी सतह थोड़ा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि समुद्र की लहरें हमेशा उफान पे होती है और उनकी लहरें कंटिन्यूअस वे में मिड पॉइंट जो एपिसेंटर होती है वहाँ से चलते रहती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि थोड़ा ऊपर उठेगा। जैसे ही हम नाव को नदी से समुद्र की ओर ले जाएंगे उसके स्तर में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIM सिम का पूरा रूप क्या है? जो हम लोग डेली बेसिस पे मोबाइल में सिम कार्ड यूज करते हैं उस सिम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, ऑप्शन सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, ऑप्शन डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम का जो फुल फॉर्म है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम को मुख्य रूप से हम लोग सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। प्रिंटर जो सबसे तेज गति का होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
लेजर प्रिंटर जितने भी प्रकार के प्रिंटर होते हैं उनमें से सबसे तेज गति से काम करने वाला प्रिंटर, उसे हम लेजर प्रिंटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत, ऑप्शन बी वातानुकूल अन्य की समस्या, ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, ऑप्शन डी बहुआयामी उपयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से इसलिए भिन्न है क्योंकि उनकी जो परिकलन क्षमता है, उनका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है एवं एक समय में वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक सुपर कंप्यूटर एक बार में 30,000 चेस का कदम चुन सकता है, वो इतना स्पीड और फास्टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंकधारी पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में मुख्य रूप से द्विधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपसे 4 कथन दिए हैं, आपसे कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, ऑप्शन बी किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, ऑप्शन सी किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान हो जाती है, ऑप्शन डी किसी तत्व के सभी परमाणुओं के न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान रहती है। तो आपसे यहाँ पर ये चीज़ें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी परमाणुओं के न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान ना होकर ये भिन्न भिन्न होती है एवं ये उस परमाणु के परमाणु क्रमांक, संख्या एवं उसके तत्व पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में किसकी संख्या का पता चलता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या का पता लगाने के लिए हम न्यूट्रॉन की संख्या का पता लगाते हैं। यहाँ पर आपसे परमाणविक संख्या की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है घनत्व, बी क्वथनांक, सी द्रव्यमान, डी परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व का अगर हम देखें तो उसका सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो है वो उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? इनमें से नियॉन की तुलना में किसकी परमाणुिक संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, बोरॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम और भी तत्वों की तुलना में इनका नियॉन से परमाणुिक संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? अगर हम लोहे की परमाणु संख्या की बात करें तो लोहे की परमाणु संख्या से किसकी परमाणु संख्या अधिक है? ऑप्शन है मैग्नीज, कोबाल्ट,
कैल्शियम, क्रोमियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट मुख्य रूप से आयरन की तुलना में इसकी परमाणु संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसकी जो परमाणु संख्या होती है उससे किसकी परमाणु संख्या अधिक है? ऑप्शन है पोटेशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो पुलिस के द्वारा या फॉरेंसिक टीम के द्वारा डीएनए उंगली छाप ली जाती है, जिसमें मुख्य रूप से उसकी पहचान की जाती है उसके माता पिता की, चोर की, बलात्कारी की, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मुख्य रूप से ये किसी भी लोग के गुणसूत्र और उनके गुणधर्म पर डिपेंड करती है। अगर किसी माता पिता के बच्चों के संतान के बारे में जानना है या फिर चोर से संबंधित कोई पहलू, बलात्कारी से संबंधित कोई पहलू है, तो उनसे परीक्षण करने के लिए डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण, अगर इसके लिए हम उत्तरदायी देखें तो ये उत्तरदायी जो है वो डीएनए है। नेक्स्ट है, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणधर्म संयोजन उत्तरदायी है? अगर पुरुषत्व में मेल के लिए हम देखें तो मेल के लिए क्या जरूरी है, फीमेल के लिए क्या जरूरी है? दोस्तों, फीमेल हमेशा XX डोनेट करती है, जबकि मेल XY डोनेट करता है। अगर मेल अपना X फीमेल को डोनेट करे तो ये 3 टाइम X क्रिएट होता है और इससे जो बेबी होगा वो फीमेल होगी। जबकि मेल यदि अपना Y डोनेट करे तो इससे जो बेबी होंगे वो मेल होंगे। तो जो भी बच्चों का जन्म होता है तो उसके लिए पुरुष के क्रोमोसोम उत्तरदायी है। इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर XY होगा, क्योंकि फीमेल हमेशा XX डोनेट करती है जबकि पुरुष X और Y डोनेट करता है। यदि वो X डोनेट करे तो होने वाला बेबी जो है वो फीमेल होगी, जबकि अगर वो Y डोनेट करे तो होने वाले जो बेबी है वो मेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? अगर यहाँ पर बालक, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि अगर पुरुष Y डोनेट करे तो बालक होगा, यदि पुरुष X डोनेट करे तो होने वाला बच्चा बालिका होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि अगर बालक के लिए हम देखें तो महिला हमेशा XX डोनेट करती है, पुरुष अगर Y डोनेट करे तो इससे जो होने वाला बच्चा है वो मेल होगा, जबकि अगर पुरुष X डोनेट करे तो इससे जो होने वाला बच्चा है वो फीमेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगे चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है
केवल समसूत्री, ऑप्शन बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी माइटोसिस और नियोसिस दोनों, ऑप्शन डी ना समसूत्री ना ही अर्धसूत्री विभाजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर शरीर में किसी भी प्रकार के चोट लग जाते हैं तो इसमें जो सेल का विभाजन होता है वो केवल समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा है? दोस्तों यहाँ पर आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, ये पांचों टॉपिक जो साइंस के अंतर्गत आते हैं, इनसे आपको प्रश्नों को सेट किया गया है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं उनका आप नोट डाउन कीजिए। ये बिल्कुल उच्च स्तरीय टीम के द्वारा उच्च स्तरीय सेट की गई प्रश्न की श्रृंखला है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसके द्वारा भारतीय मिट्टी को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इन सब तरह से मिट्टियों का विभाजन है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि उर्वरक के हिसाब से भी और उत्पादन क्षमता के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा होती है। ये 2 प्रकार के होती है, पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर के नाम से जाना जाता है, जबकि नई जलोढ़ जिसको खादर के नाम से भी जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी जिसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, अगर हम पुरानी जलोढ़ के बारे में बात करें कि जो पुरानी जलोढ़ है, ओल्ड जो है, उसको बांगर कहेंगे और जो नई जलोढ़ है उसको खादर कहेंगे। तो भारत के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग में कितने % भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 2.4%, 24%, 32%, 40%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। भारत के समस्त भाग में अगर जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का 24% भाग जो है वो पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है एवं नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पुरानी जलोढ़ मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। तो दोस्तों ये टोटल आपके जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। अभी तक ये इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस आ रहे थे। आगे अगले जो सेट आएंगे वहाँ पे आपको इससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे प्रत्येक आंसर के सामने आपके पास @ का साइन लगा हुआ था। आगे से जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे फुल रूप से ब्लैंक्स होंगे, उसका आंसर आपको खुद से करना है। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता है उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा, उसको मैं डिफाइन करूँगा। तो क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। अगर आपको नहीं याद हो पाए हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिए। तो चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा ग्रुप है, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और भी मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी,
जीत की।